हेलो बच्चों, फोरम ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक निश्चित उद्देश्य से आंकड़ों को एकत्रित करने के पश्चात उनका प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधि इस प्रकार होनी चाहिए कि उन्हें सरलतापूर्वक समझा जा सके तथा एक ही झलक में उनके मुख्य लक्षणों को पहचाना जा सके। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को समझने के पहले हमें आंकड़ों को समझना होगा। इसके लिए इसी टॉपिक के वीडियो क्रमांक 1 में, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं। आइए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक विद्यालय की 9वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा 50 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार। एक विद्यालय में 9वीं कक्षा के कितने विद्यार्थी? 30 विद्यार्थी हैं। उन्होंने कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम का पूर्णांक था कितना? 50। और उस 50 में इन 30 विद्यार्थियों ने जो अंक अर्जित किया है वो यहां पर अंक लिखे गए, जैसे 39, 25, 5, 33, 19, 21 और इस तरीके से ये पूरे 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिखे गए। तो ये कहलाएगा हमारा क्या कि हमने डाटा का कलेक्शन कर लिया, डाटा का संग्रहण कर लिया। अब इस डाटा कलेक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है, प्रस्तुतिकरण करना है। इसका इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करें कि कोई न कोई इंफॉर्मेशन या जिस उद्देश्य से हमने डाटा को एकत्रित किया है वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। तो इसके लिए जो विधि है, पहली विधि आरोही क्रम। डाटा को आरोही क्रम में हम कैसे लिखें? आरोही क्रम का मतलब हुआ पहले सबसे छोटा डाटा आएगा, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए सबसे लास्ट में सबसे बड़ा डाटा। तो आइए ढूंढने का प्रयास करें कि इनमें सबसे पहले कौन सा डाटा सबसे छोटा है? 1। तो इस तरीके से जो 1 है ये सबसे छोटा डाटा 1 यहां पर आया। अब चूंकि यह 1 2 बार आया हुआ है और इसलिए हम यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है और इसलिए 2 बार 1 लिखा गया है। इसी तरीके से 1 के बाद बड़ा डाटा 1 से हुआ कौन सा? 5। तो यहां पर 5 है और 5 चूंकि संख्या में 2 है, यहां भी है और यहां भी है, इसलिए 5 को 2 बार लिखा गया है। 5 के बाद आता है हमारा डाटा कौन सा? 8। तो यहां पर 8 आ गया और इसके बाद 8 के बाद आता है 10। तो यहां पर 10 आ गया। फिर 12, आप ध्यान दें 12 यहां पर 1 12 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया और यहां पर 4। तो 12 की संख्या कितनी हो गई? 4। इसी तरीके से आप इन आंकड़ों में से क्रमशः बढ़ाते हुए और यहां पर डाटा को लिख देंगे। तो इस तरीके से सबसे लास्ट में आएगा आपका क्या? 41। 41 कितनी बार आया है? 3 बार। तो आरोही क्रम में मान लीजिए हमने डाटा को लिख दिया, मतलब आंकड़ों को हमने क्या किया? प्रस्तुत कर दिया। ये कहलाता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, जिसका नाम है जिस विधि का, वो विधि है आरोही क्रम। इस आरोही क्रम में जब हम आंकड़ों को प्रस्तुत कर देते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? इन आंकड़ों को देख करके आरोही क्रम में जो हमने लिखा है, इससे देख करके तुरंत हम बता सकते हैं कि भाई सबसे कम अंक कौन सा है, यानी विद्यार्थी ने जो अंक अर्जित किए हैं उसमें सबसे कम अंक कौन सा है? 1। और सबसे मैक्सिमम अंक क्या है? 41। तुरंत देख करके आप बता सकते हैं। ये जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा से आप तुरंत नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहां से ये तुरंत बता पाएंगे कि भाई सबसे कम अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, वो तुरंत बता पाएंगे, भाई 2 विद्यार्थी। सबसे ज्यादा अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 41 वाले 3 विद्यार्थी। तो इस तरीके से आंकड़ों को प्रस्तुत करने से क्या फायदा होता है? एक सार्थक सूचना हमें मिलने लगती है। अब इसके बाद जो दूसरा तरीका है यह है बारंबारता सरणी। भाई इसमें ड्रॉबैक क्या है? ये जो आरोही क्रम में आंकड़ों को हमने प्रस्तुत किया, यदि आंकड़ों की संख्या यहां पर तो 30 है, हो सकता है आंकड़ों की संख्या 100 हो, 150 हो, 200 हो। तो जब आंकड़ों की संख्या ज्यादा हो जाती है, ऐसी स्थिति में ये आरोही क्रम में आंकड़ों को लिखना कठिन हो जाता है। इसलिए हम दूसरी विधि का सहारा लेते हैं और वो है बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी भी आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक विधि है। आइए देखते हैं बारंबारता सारणी कैसे हम बनाते हैं। बारंबारता सारणी बनाने के लिए हम 2 कॉलम लेते हैं। एक कॉलम होता है इसका अंक का और दूसरा कॉलम होता है विद्यार्थियों की संख्या। आप ध्यान दें, प्रश्न को देखें, इस प्रश्न में समझे, इस उदाहरण में समझे कि यहां पर विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 30 है और उनके द्वारा ये प्राप्त अंक है। अंक, हर विद्यार्थी के अंक बदल रहे हैं, अंक बदल रहे हैं, यानी अंक को हम क्या कहेंगे? चर।
तो यहां पर अंक चर के रूप में अंक आया है, ये आपको ध्यान देना है। अब यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई चरों की जो संख्या है, चर कौन कौन से हैं? एक है, एक के बाद ठीक है एक दो बार आया है लेकिन चर एक है। इसके बाद अगला चर क्या है? 5 है, फिर अगला चर 8 है, फिर अगला चर 10 है, फिर अगला चर क्या है? 12। 4 बार लिखा हुआ है लेकिन चर तो 12 है। तो इस तरीके से जो चर है यहां पर जो लिखा जाएगा 1 5 8 10 12, फिर 17, फिर 19, फिर 21, ध्यान दें आप 19 21, इसके बाद 25 आएगा, ये 25 हो गया, फिर 33 आएगा, 33 के बाद 39 आएगा, 39 के बाद 40 और 41। ये चरों की संख्या हमने लिखी है। अब यहां पर विद्यार्थियों की संख्या, क्या मतलब है इसका कि भाई एक अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? आप यहां पर देख सकते हैं एक अंक पाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, तो यहां एक के सामने आपको क्या लिखना है? 2। 5 अंक पाने वाले भी 2 विद्यार्थी हैं, तो 5 के सामने भी आपको लिखना है 2। इसी तरीके से जितने भी चर हैं वो कितनी बार आए, जैसे 25 कितनी बार आया है? आप ध्यान दें 25 यहां पर एक बार आया है, 25 के सामने आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है। 40 के सामने 1 लिखा है, मतलब 40 कितनी बार आया? एक बार। यहां से आप देख लें अथवा यहां से देख लें। तो बारंबारता सारणी बनाते समय आपको ध्यान देना है कि एक कॉलम अंक का होगा और दूसरा कॉलम विद्यार्थियों की संख्या या जिसे आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। अब एक नया वर्ड आपको मिल गया, भाई आवृत्ति या बारंबारता क्या होती है। अब यहां पर आप समझें, हमने विद्यार्थियों की संख्या को ही आवृत्ति नाम दिया, यानी जैसे डाटा है हमारा 1, अंक हमारा है 1, अब 1 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो इसकी आवृत्ति या विद्यार्थियों की संख्या 2 है, तो कहा जाएगा कि ये जो चर 1 है इसकी आवृत्ति कितनी है? 2। यानी कोई भी डाटा, ये डाटा है, अब ये डाटा कितनी बार आया? 2 बार। कोई डाटा जितनी बार आता है उसे ही यानी 2 को ही इस डाटा 1 की हम आवृत्ति बोलते हैं। डाटा 12 की आवृत्ति कितनी है? 4, क्योंकि डाटा 12 हमारा कितनी बार आया है? 4। यानी कोई डाटा जितनी बार आता है उसे उस डाटा की या उस आंकड़े की आवृत्ति बोलते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है। आवृत्ति का ही दूसरा नाम है क्या? बारंबारता। क्योंकि यहां पर हर अंक के सामने, हर चर के सामने उसकी बारंबारता लिखी होती है, इसलिए ऐसी टेबल को हम बारंबारता सारणी बोलते हैं। और यह भी बारंबारता सारणी किस प्रकार की? अवर्गीकृत, नॉन क्लासिफाइड है ये अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। इसमें लास्ट में हम योग कर देते हैं, ये विद्यार्थियों की संख्या जुड़ करके यहां पर आपको मिल जाती है कितना? 30 मिल जाती है। और इस तरीके से आंकड़ों के प्रस्तुत करने की यह एक महत्वपूर्ण विधि है और इसकी सहायता से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। जैसे हम इसमें बता सकते हैं कि भाई सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी ने 41 अंक पाया है, तो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं कितने? तुरंत हम बता सकते हैं कि भाई 41 है सर्वाधिक अंक, और पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3 है। सबसे न्यूनतम अंक 1 है और एक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2। तो इस वजह से ये जो बारंबारता सारणी है, ये जो प्रस्तुतिकरण है इस तरीके का, ये काफी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहां से हमें मिलती है। अब आइए देखते हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की क्या और कोई विधि? बिल्कुल, एक विधि और है, बारंबारता सारणी ही इसको बोलते हैं, लेकिन ये क्या है आपका? वर्गीकृत। ये है वर्गीकृत। अब ध्यान दें आप, ये वर्गीकृत बारंबारता सारणी आपको समझना है। वर्गीकृत का मतलब क्या हुआ? जैसे आप ध्यान से देखिए, यहां पर 1 से लेकर के जैसे टोटल अंक कितने हैं? हमारे 50। हमारा जो छात्र है वह 50 पूर्णांक में से कितना अंक अर्जित कर सकता है? 0 भी पा सकता है और 50 भी पा सकता है। और 0 से 50 के बीच में यदि हम ग्रुप बना दें, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यानी 5 ग्रुप यदि हम बना दें, भाई 0 से 10 अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी? तो ध्यान दें आप, 0 से 10 के बीच में जैसे हमने यहां पर एक वर्ग बना दिया, 5 कैटेगरी कर दिया 0 से 10, तो ये 0 से 10 हमारा क्या कहलाया? पहला वर्ग कहलाया। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आप ध्यान दें, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। ये जो कैटेगरी हम बना रहे हैं, जो वर्ग बना रहे हैं, जो क्लास बना रहे हैं, ये क्लास किसके संदर्भ में है? अंक के संदर्भ में। जो यहां पर अंक था, चर था, वही यहां पर क्या हो गया? क्लास बन गया। अब ध्यान देना है कि 0 से 10 जो क्लास है, इस क्लास में कौन कौन से अंक शामिल होंगे? क्योंकि अगला जो क्लास है वो 10 से 20 है, तो 10 आगे वाले वर्ग में चला गया, इसलिए 0 से 10 में 0 शामिल होगा, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक इसमें शामिल होगा, 10 इसमें शामिल नहीं होगा, 10 हमारा अगले वर्ग में चला जाएगा। तो आप ध्यान दें यहां पर 0 से 10 पाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है, ध्यान दें 0 से 10 में आपका कहां से कहां तक आएगा, यहां से स्टार्ट होगा 1 से लेकर के यहां तक आएगा। ये एक क्लास हो गई, एक क्लास, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहां 0 से 10 के सामने आपको विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, कितनी 5। पहले वर्ग यानी 0 से 10 की जो आवृत्ति है वो कितनी है 5, यानी ये जो 5 है ये इस क्लास या इस वर्ग की क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। किसी वर्ग की आवृत्ति, आप ध्यान दें वर्ग, किसी वर्ग में कितने डाटा या कितने आंकड़े आ रहे हैं, 0 से 10 में, 0 से 10 में कितने डाटा आ रहे हैं 1 2 3 4 5, इसलिए ये जो 5 संख्या है यह इस वर्ग की आवृत्ति कहलाएगी। इसी तरीके से 10 से 20 की आवृत्ति कितनी 12, ये कहां से मिला, ध्यान दें इसमें 10 से शामिल होगा, कहां तक जाएगा 19 तक, ये देखिए 10 से लेकर के और 19 तक जाएगा इतना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां पर 12, 10 से 20 की आवृत्ति कितनी हो गई 12। और इसी तरीके से आप 20 से 30 के लिए देखें तो 20 से 30 के लिए कहां तक जाएगा, ये 25 तक, क्योंकि फिर 33 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 20 से 30 की आवृत्ति कितनी हो गई 5। 30 से 40 आप ध्यान दें, 30 से 40 में कहां तक जाएगा 39 तक, 1 2 3 4, तो 30 से 40 की आवृत्ति कितनी हो गई 4। और 40 से 50 में 1 2 3 4, ये 4। तो इस तरीके से ये वर्गीकृत बारंबारता सारणी, क्यों बारंबारता सारणी है लेकिन ऐसे है वर्गीकृत, क्योंकि हमने क्या किया, जो जड़ था उसको क्लासिफाइड कर दिया, 5 वर्ग बना दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, वर्गीकृत बारंबारता सारणी। और इस तरीके से ये वर्ग कराया, एक कॉलम वर्ग का होता है और एक कॉलम आवृत्ति का होता है, और इसको भी बारंबारता सारणी लेकिन वर्गीकृत बारंबारता सारणी बन गई। ये आंकड़ों के प्रस्तुत करने का एक तरीका है जिसकी सहायता से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। अब एक चीज और यहां पर ध्यान देना आवश्यक है कि जैसे एक वर्ग है 10 से 20, 10 से 20 एक वर्ग ले लेते हैं, इस वर्ग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, 10 से 20 में 10 को बोलते हैं निम्न सीमा, 10 को बोलते हैं वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा इसकी कितनी है 10। इसी तरीके से 20 को बोलते हैं क्या, उच्च सीमा, ये उच्च सीमा है, उच्च सीमा 20। और यदि हमें इस वर्ग का आकार या वर्ग की चौड़ाई निकालना हो, वर्ग चौड़ाई, वर्ग चौड़ाई, तो इस वर्ग चौड़ाई को निकालने के लिए वर्ग चौड़ाई कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, यानी 20 माइनस 10 बराबर आ गया क्या 10। तो वर्ग की चौड़ाई भी हम यहां से निकाल सकते हैं। वर्गीकृत बारंबारता सारणी में जितने भी वर्ग हैं ये सब समान आकार के वर्ग आपको दिख रहे हैं, चाहे 20 से 30 का ले लें, चाहे 30 से 40, यहां भी वर्ग की जो चौड़ाई है 40 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। 40 से 50 है, यहां पर निम्न सीमा 40 और उच्च सीमा कितना 50। तो इस तरीके से आपने जो भी ये तरीका यहां पर प्रस्तुतिकरण का देखा, चाहे वो आरोही क्रम, चाहे वो बारंबारता सारणी अवर्गीकृत हो और चाहे बारंबारता सारणी वर्गीकृत हो, ये सभी टेबुलर फॉर्म कहलाते हैं, सारणीबद्ध रूप कहलाते हैं। यदि हम इन्हीं आंकड़ों को चित्रीय रूप में या आलेखीय रूप में निरूपित करें तो आंकड़ों की व्याख्या और सरल हो जाती है। चित्रीय रूप में या आंकड़ों का आलेखीय निरूपण आप अगले वीडियो में देखेंगे। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।